अच्छा, ओके। मैं अब ये लेक्चर नंबर 14 रिकॉर्ड कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक मशीन्स का। और जो है स्टार्ट में मैं पहले उसी तरह जो है ना, पहले आपको सारे इसके पेजेस स्क्रॉल करके दिखाऊंगा इसमें क्या क्या है, और फिर वापस पेज 1 पे आके इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है। इसमें स्टार्ट हो रहा है एग्जाम्पल 5.1 लिखा हुआ है। मैंने आपको कहा था ये एग्जाम्पल 4.1 है। ठीक है। इस चैप्टर में और जहाँ पे भी फिगर नंबर, आर्टिकल नंबर या एग्जाम्पल नंबर जो है या प्रॉब्लम नंबर जो है, तो जहाँ पे भी 5.1 आपको नजर आएगा उसको 4.1 करना है। तो एग्जाम्पल 4.1 स्टार्ट में सॉल्व हो रही है। तो ये नीचे जो है इसकी जो स्टेटमेंट लिखी हुई है, और अगले पेज के ऊपर जो है वो ये सॉल्व हो रही है। ठीक है। तो मैं स्क्रॉल करके पहले आपको सारे टॉपिक बता देता हूँ, फिर आगे हम देखेंगे। ये एग्जांपल यहाँ पे सॉल्व हुई है नीचे तक। ठीक है। उसके बाद सिंक्रोनस जनरेटर ऑपरेटिंग अलोन जो है वो टॉपिक है थ्योरी का। अच्छा, एक चीज़ देखो, पहले पेज के ऊपर अगर वापस हो तो यहाँ पे भी सिंक्रोनस जनरेटर ऑपरेटिंग अलोन का ऐसे हेडिंग डली हुई है। ये आगे मैंने एरो डाल के लिखा हुआ है कि ये आगे जाके आएगा। ये एग्जाम्पल के बाद जो है पेज नंबर 3 के ऊपर जाके ये सिंक्रोनस जनरेटर ऑपरेटिंग अलोन यहाँ पे जाके आएगा। ठीक है। इसकी डायग्राम बनी हुई है। ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, ये काफ़ी लंबा टॉपिक है। तो इसमें 3 जगह चीज़ें हाईलाइट हुई हैं। देखो, मैंने फर्स्ट को हाईलाइट किया हुआ है, फिर नीचे जाके सेकंड को हाईलाइट किया हुआ है, फिर थर्ड को हाईलाइट किया हुआ है। ये 3 अलग अलग केसेस हैं। ये करेंगे। उसके बाद वोल्टेज रेगुलेशन की डेफिनेशन है जो थर्ड चैप्टर में भी आई थी। और फिर जो है वो आगे हाउ टू कीप V5 और VT कांस्टेंट इफ लोड चेंजेस, लोड चेंजिंग कंडीशन में, ये एक टॉपिक है। ये भी थ्योरी का टॉपिक है। उसके बाद आगे जाके जो है वो एग्जाम्पल 4.3 जो है ये आ जाती है। ये इसकी पहले स्टेटमेंट लिखी हुई है, काफ़ी लंबी स्टेटमेंट है, ई पार्ट तक है, पार्ट ए से लेके ई तक है। फिर इसका सोल्यूशन है आगे ए बी। बी के 3 केसेस हैं, इसलिए B1 B2 B3 लिखा हुआ है। B2 और B3 लिखा हुआ है, और उसके बाद फिर C D E और F तक, F पार्ट ई तक है लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये हमारा आज का लेक्चर है। इस लेक्चर के 10 पेजेस हैं। ठीक है। पार्ट ई तक है। ठीक है। तो अब वापस पहले पेज पे आ जाओ, और पहले पेज से हम ये लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये जो डायग्राम बनी हुई है ना, ये एग्जांपल 4.1 की है। ठीक है। तो अभी इस डायग्राम पे हम आएंगे कि ये डायग्राम कैसे इन्वॉल्व है इसमें। पहले मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ इसकी एग्जांपल 4.1 की। 200 kVA 480 वोल्ट 50 हर्ट्ज वाई कनेक्टेड synchronous generator with a rated field current of 5 ampere was tested and following data was taken were taken. इसका जो टर्मिनल वोल्टेज ओपन सर्किट में at rated IF was assumed to be 540 volt, and IL short circuit at rated IF was found to be 300 ampere. When DC voltage of 10 volt is applied to two of the terminals, a current of 25 ampere was measured. ठीक है। तो find the values of armature resistance RA, approximate synchronous reactance XS in ohms that would be used in generator model at the rated conditions। ठीक है। तो RA फाइंड करना है और XS फाइंड करना है इसके अंदर। ठीक है। तो अगले पेज पे आ जाओ जहाँ पे ये सॉल्व किया हुआ है। नेक्स्ट पेज पे ये है। ठीक है। चलो एक मिनट। The generator described above is Y connected, so DC current in resistance test will flow through two windings through the resistance is given by। अच्छा, अब ये जो है ना, ये स्टार्ट में कर रहे हैं, ये सिंपल ओहम लॉ से ये स्टार्ट हो जाएगा। R इज इक्वल टू V ओवर I से ये स्टार्ट हो जाएगा। अब असल बात ये है कि ये 2RA क्यों लिया हुआ है, इसके लिए वापस पहले पेज पे जाओ कि 2RA क्यों लिया हुआ है। 2RA इसलिए लिया हुआ है कि ये जो डायग्राम है ना, इसमें अगर आप देखो कि मैंने ये लिखा हुआ है, ये देखो मैंने ये एक एरो बनाया हुआ है, ये वाला एरो। इस एरो का मतलब है कि ये दो रेजिस्टेंस से ये करंट जाएगा, दो टर्मिनल के दरमियान में। जब आप जो है वो करंट मेजर करोगे तो ये यहाँ से, इधर से इस रेजिस्टेंस से करंट जाएगा और इससे वापस आएगा। इसका मतलब है कि करंट जो है वो दो दफ़ा, एक दफ़ा इस RA से फ्लो करेगा और एक दफ़ा इस RA से फ्लो करेगा। तो इसलिए जो है वो हमने उस इक्वेशन में 2RA लिया हुआ है। जो है अगले पेज 2 के ऊपर जो है वो 2RA इज इक्वल टू, दो रेजिस्टेंस से ये फाइंड फ्लो करेगा। तो 2RA इज इक्वल टू VDC और IDC। VDC जो है वो 10 वोल्ट गिवन है जो है वो पेज पे, और करंट जो है वो 25 एम्पेयर गिवन है। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि ये डाटा 10 वोल्ट और 25 10 वोल्ट और 25 एम्पेयर कहाँ गिवन है। ये पिछले पेज पे अगर आप जाओ ना, तो
यहाँ पे ये जो गिवन है ना डाटा नंबर 3 में, ये यहाँ पे उसने 10 वोल्ट और 25 एम्पेयर बताया हुआ है। तो ये वाला डाटा जो है वो आपने यहाँ पे लेना है, ठीक है। तो ये जो है वो आर ए की वैल्यू 0.2 ओम आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद इंटरनल जनरेटेड वोल्टेज एट रेटेड फील्ड करंट इज, ये जो है वो जो वी टर्मिनल वोल्टेज 540 वोल्ट है उसको अंडर रूट 3 से डिवाइड करेंगे, 311.8 वोल्ट आ जाएगा। और जो शॉर्ट सर्किट करंट है वो जो है वो वाई कनेक्टेड के लिए सेम रहेगा जो गिवन है, ठीक है। तो V5 और IA आ गया। उसके बाद जिसका आपने वो शॉर्ट सर्किट टेस्ट वाली इक्वेशन में किया था, ये RS² प्लस XS² इक्वल टू EA ओवर IA के इक्वल है। RA जो है वो हम 0.2 हम निकाल चुके हैं, एक्सेस अब फाइंड करना है। तो इसको एक्सेस कर देंगे, राइट साइड पे EA और IA की वैल्यू लिख देंगे, EA ओवर IA, EA और IA की ये वाली वैल्यू है ना जी 311.8 और जो है वो 300 एम्पेयर ये वाली वैल्यू लिख देंगे। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, तो नीचे जो है वो आपके पास एक्सेस 1.02 ओम आ जाएगा। जो एंड में जो लिखा हुआ है ना, जो एंड में एक्सेस इक्वल टू EA ओवर IA है, ये इसको इग्नोर कर देना, ठीक है। तो एक्सेस जो है वो 1.02 ओम जो है वो आ जाएगा। तो दो चीज़ें फाइंड करनी थी, RA और एक्सेस फाइंड करना था, वो दोनों चीज़ें हमने फाइंड कर ली हैं, ठीक है। तो आगे आ जाओ अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक क्या है? सिंक्रोनस जनरेटर ऑपरेटिंग अलोन, ठीक है। अब मैं ये पढ़ रहा हूँ, इसमें कि 3 केसेस हैं, ये आगे अगले पेजेस हम करेंगे। द बिहेवियर ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर अंडर लोड वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द पावर फैक्टर ऑफ द लोड एंड आल्सो ऑन whether the generator is operating alone or in parallel with other synchronous generators। तो सिंक्रोनस जनरेटर जो है ना, उसका बिहेवियर डिपेंड करता है कि किस पावर फैक्टर का लोड है उसके ऊपर, और आल्सो इस बात पे भी डिपेंड कर रहा है कि वो सिंक्रोनस जनरेटर अकेला ऑपरेट कर रहा है या पैरेलल में दूसरे जनरेटर के साथ ऑपरेट कर रहा है। In this section we will discuss the behavior of synchronous generator operating alone। इस सेक्शन में अकेले जनरेटर का जो है बिहेवियर होगा। अब एक चीज देखो कि हम एक सिंप्लीफाइड फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे, जिससे जो है वो आर ए जो उसमें आर ए आर्मेचर रेजिस्टेंस है उसको इग्नोर करके करेंगे, ठीक है। द स्पीड ऑफ द जनरेटर विल बी एज्यूम कांस्टेंट और रोटर फ्लक्स इन द जनरेटर इज एज्यूम कांस्टेंट अनलेस आई ऑफ वेरीज, ठीक है। अब ये देख लो, एक डायग्राम में एक सिंक्रोनस जनरेटर है जो कि एक लोड को अप्लाई कर रहा है, ठीक है। अब नीचे आप एक सिनेरियो देखो कि अबव फिगर 4.21 shows a single generator operating supplying a load। An increase in the load increases the real and or reactive power drawn from the generator। अगर लोड इंक्रीज करेंगे तो उसमें रियल रिएक्टिव पावर जो है ड्रॉ कर रहा है वो इंक्रीज करेगी। अच्छा, such a load increases the load current भी इंक्रीज करेगा। since RF is not changed so IF remains constant। क्योंकि उसकी फील्ड रेजिस्टेंस चेंज नहीं की है, इसलिए जो फील्ड करंट है वो कांस्टेंट रहेगा और फ्लक्स जो है वो भी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। सिंस प्राइम ओवर की कांस्टेंट स्पीड, प्राइम ओवर की स्पीड कांस्टेंट रहेगी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरनल जनरेटेड वोल्टेज E A इक्वल टू K5 ओमेगा वो भी कांस्टेंट रहेगा। तो इफ E A इज कांस्टेंट देन व्हाट डज वेरी विद द चेंजिंग लोड। अगर ये सारी चीज़ें कांस्टेंट रहती हैं तो फिर क्या चीज़ है जो कि लोड चेंज करने से वेरी करती है। अब ये चीज़ हमने देखनी है कि लोड वेरी करने से एक्चुअली कौन सा पैरामीटर चेंज होता है, ठीक है। इसको अब डिस्कस करने के लिए जो है वो अगले पेज पे ये 3 अलग अलग केसेस डिस्कस किए हुए हैं। देखो मैंने फर्स्ट को हाईलाइट किया हुआ है। फर्स्ट जो है ना, पहला केस जो है वो लैगिंग पावर फैक्टर के लिए। अगर लैगिंग पावर फैक्टर पे जनरेटर ऑपरेट कर रहा है और मजीद लैगिंग पावर फैक्टर का लोड उस पर डाला जाता है तो क्या होता है। फिर अगला जो केस है, सेकंड वाला केस है, वो यूनिटी पावर फैक्टर के लिए। और थर्ड वाला जो केस है वो लीडिंग पावर फैक्टर के लिए, ठीक है। तो अब इन तीनों केसेस को बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट, एग्जामिन जनरेटर ऑपरेटिंग एट लैगिंग पावर फैक्टर। इफ मोर लोड इज एडेड एट द सेम पावर फैक्टर देन IA increases but remains at the same angle with respect to V5। armature reaction voltage J access IA will be larger than before but will remain at the same angle, ठीक है। तो क्या चेंज होगा? since E is equal to V5 plus J access IA, J access must stretch between V5 and at angle 0 and EA which is constrained to be at same magnitude as before the load change। अब नीचे फिगर के ऊपर आओ तो ये बातें समझ आएंगी। ये फिगर है ये जो फेजर डायग्राम है ना, इसके ऊपर अगर आप आओ तो ये V5 पहला वाला V5 है
उसके ऊपर पहला आई ए है। जब आप लोड इंक्रीज करोगे तो आई ए इंक्रीज कर देगा, ये दूसरा आई ए है। और जे एक्स एस आई ए जो है वो पहले ये था, बाद में जे एक्स एस आई ए ये होगा। ये आर किस लिए बनाई हुई है कि ई ए कॉन्स्टेंट रहेगा। तो आप देखो कि लोड इंक्रीज करने से क्या हुआ कि ये जो वी फाई है ये कम हो गया, ठीक है। तो अब नोट दैट, अब नीचे ये जो सिनेरियो है ना, लास्ट लाइन जो है ये वाली लाइन, इसमें बताया हुआ है नोट दैट एज द लोड चेंजेस द वोल्टेज वी फाई डिक्रीजेज शार्पली। तो हमारा जो वी फाई है वो डिक्रीज कर रहा है। पहला वाला वी फाई जो था, आप यहाँ पे देखो, तो पहला वाला वी फाई जो है वो पूरा था, और ये वी फाई जो है, ये वी फाई ये वी फाई डिक्रीज कर रहा है लोड इंक्रीज करने से। इसी तरह यही काम आगे अगले केस में, सेकंड केस में, अगर हम यूनिटी पावर फैक्टर के साथ जाएं, अगले इसकी डायग्राम पे आ जाओ डायरेक्ट। यूनिटी पावर फैक्टर के अंदर जो है वो ये एंगल जीरो होगा, वी फाई और आई ए के दरमियान जो एंगल है वो जीरो होगा। पहला ये आई ए था, फिर ये आई ए हो गया, और जी एक्सेस आई ए पहले बाहर की तरफ था, और ये वी फाई अब वी फाई थोड़ा सा डिक्रीज हुआ। तो इस केस में क्या होगा, इस केस के अंदर जो है वो वी फाई इसमें भी डिक्रीज कर रहा है, लेकिन स्लाइटली डिक्रीज कर रहा है, ज़्यादा डिक्रीज, उसमें शार्पली डिक्रीज कर रहा था, इसमें वी फाई जो है वो स्लाइटली डिक्रीज कर रहा है। इसमें पिछले पेज पे अगर जाओ तो इसमें बताया हुआ है। Now suppose the generator is loaded with unity power factor load. What happens if new load is added at same power factor? With the same approach as in the above case, we can see that the voltage V5 decreases only slightly. ठीक है, वही जो अप्रोच जो पिछले वाले केस में थी वही काम करना है। तो इसमें जो है वो V5 डिक्रीज करता है, लेकिन स्लाइटली डिक्रीज करता है, ठीक है। तो अब यही अप्रोच जो है वो तीसरे केस में आ जाओ, लीडिंग पावर फैक्टर वाले केस में। लीडिंग पावर थर्ड जो केस है, ये मैंने थर्ड को हाईलाइट किया हुआ है, ये थर्ड का मतलब है लीडिंग पावर फैक्टर वाला केस जो है। Now suppose the generator is loaded with leading power factor load. If new loads are added at same power factor, then the armature reaction GXSIA lies outside the previous value. अब फिगर पे आ जाओ दोबारा। ये वी फाई है, ठीक है, और आइए पहले ये था, ये आइए था पहले ऊपर की तरफ, ये वाला आइए था, फिर आइए इंक्रीज करके ये हो गया। अब जे पहला वाला जे एक्सेस आइए जो है ये अंदर वाला है, और बाहर वाला जो है वो जे एक्सेस आइए डैश है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर वी फाई इंक्रीज कर रहा है। इसके अंदर अगर आप देखो तो वी फाई जो है वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो इसमें हम डायग्राम से देखें तो वी ऑब्जर्व इन द फॉलोइंग फेजर डायग्राम दैट वी फाई इंक्रीजेस। पहले दो केसेस में वी फाई डिक्रीज कर रहा था, इसमें वी फाई इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब वोल्टेज रेगुलेशन की डेफिनेशन जो है ये थर्ड चैप्टर में भी आई थी, इधर भी दोबारा आ रही है। थर्ड चैप्टर में भी वोल्टेज रेगुलेशन की डेफिनेशन आई थी और फार्मूला आया था। A convenient way to compare the voltage behavior of two generators is by their voltage regulation. Voltage regulation का फार्मूला नीचे गिवन है, V no load minus V full load into 100 ओवर V full load, ठीक है। वेयर V NL का मतलब नो लोड वोल्टेज ऑफ जनरेटर है, और FL का मतलब फुल लोड वोल्टेज ऑफ जनरेटर है। नीचे तीन केसेस बताए हुए हैं। असिंक्रोनस जनरेटर ऑपरेटिंग एट लैगिंग पावर फैक्टर हैज अ लार्ज एंड पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन वैल्यू, VR का मतलब वोल्टेज रेगुलेशन है। Asynchronous generator operating at unity power factor has a small and positive voltage regulation value. और थर्ड केस जो है सिंक्रोनस जनरेटर ऑपरेटिंग एट लीडिंग पावर फैक्टर हैज ऑफन अ नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन वैल्यू, ठीक है। तो तीनों पावर फैक्टर्स के लिए वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू बताई हुई है। अच्छा, अब अगला टॉपिक है अगले पेज पे, हाउ टू कीप V5 और VT कांस्टेंट इन लोड चेंजिंग कंडीशन। तो पिछले ये जो टॉपिक था जिसमें हमने सिंक्रोनस जनरेटर एट डिफरेंट पावर फैक्टर पे देखा था, तो उसमें हमने देखा था कि लोड बढ़ाने से V5 या तो डिक्रीज करता है या इंक्रीज करता है, ठीक है। तो उसको कांस्टेंट कैसे रख सकते हैं, ये इस टॉपिक में बताया हुआ है कि लोड चेंज करने से अगर V5 चेंज हो रहा है तो उसे कांस्टेंट कैसे रखेंगे। तो अब ये मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, नीचे तीन तरीके बताए हुए हैं कि कैसे कांस्टेंट रखेंगे। तो इसके मैं थ्योरी पढ़ रहा हूँ पहले। नॉर्मली इट इज डिजायरेबल टू कीप द वोल्टेज सप्लाई टू द लोड कांस्टेंट इवन दो द लोड इटसेल्फ वेरीज, ठीक है। तो कैसे कांस्टेंट रखेंगे, द ऑब्वियस अप्रोच इज टू वेरी द मैग्नीट्यूड ऑफ ई टू कंपनसेट फॉर द चेंजिंग इन लोड, ठीक है। लोड वेरी करने से आप चाहोगे कि ई ए का मैग्नीट्यूड जो है वो आप इंक्रीज करो, ठीक है, वेरी करो। सिंस ई इज इक्वल टू के फाइव ओमेगा, ओमेगा शुड बी कांस्टेंट टू कीप द फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, so ई ए मस्ट बी कंट्रोल्ड बाय वेरिंग फ्लक्स ऑफ द मशीन। तो ई ए को अगर आपने इंक्रीज करना है ना, तो आप ओमेगा को चेंज नहीं कर सकते, आप फ्लक्स जो है फाई उसको चेंज करके ई ए को वेरी कर सकते हो। For example, suppose that a lagging load is added to generator, then terminal voltage will decrease as shown before.
अगर आप लैगिंग लोड इंक्रीज करते हो, जैसे कि अभी हमने पिछले 3 केसेस में किया है, तो V5 डिक्रीज करता है, ठीक है। टू रिस्टोर द टर्मिनल वोल्टेज टू इट्स प्रीवियस वैल्यू, और V5 को दोबारा अपनी प्रीवियस वैल्यू पे वापस लाने के लिए क्या करेंगे, ये चार जो स्टेप्स हैं, ये जो मैंने टिक लगाए हुए हैं यहाँ पे, ये वाले 4 स्टेप्स, ये 4 स्टेप्स हैं जिससे आप वोल्टेज को रिज्यूम वो वापस उसकी वैल्यू पे लेके आओगे। पहला स्टेप क्या है, पहला है डिक्रीज द फील्ड रेजिस्टेंस आर एफ इन द जनरेटर विच इंक्रीजेज द फील्ड करंट। तो आर एफ की वैल्यू को डिक्रीज करोगे जिससे करंट, फील्ड करंट आई एफ पे वो इंक्रीज कर देगा। एंड इंक्रीज इन फील्ड करंट इंक्रीजेज द फ्लक्स इन द मशीन, आई एफ इंक्रीज करने से फ्लक्स इंक्रीज कर देगा। और एन इंक्रीज इन द फ्लक्स increases the internal generated voltage EA, since EA is equal to K phi omega। तो फ्लक्स इंक्रीज करने से इंटरनल जनरेटेड वोल्टेज जो है K phi ओमेगा इंक्रीज जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, EA इंक्रीज कर जाएगा। एंड इंक्रीज इन EA इंक्रीजेज V phi द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द जनरेटर। तो EA इंक्रीज करने से आपका जो टर्मिनल वोल्टेज V phi है वो इंक्रीज कर देगा। तो ये 4 स्टेप्स हैं जिससे आप वोल्टेज EA या V5 या टर्मिनल वोल्टेज को रिज्यूम कर सकते हो उसके प्रीवियस वैल्यू पे, अगर लोड चेंजेस से वो कम होता है। द above process can be reversed to decrease the terminal voltage in case of additional leading power factor load। वो कह रहा है ये जो ऊपर वाले 4 स्टेप्स है ना, यही 4 स्टेप्स यूज करके आप जो लीडिंग पावर फैक्टर वाला तीसरा केस था ना जो पिछले टॉपिक में, उसके अंदर वोल्टेज इंक्रीज कर रहा था V5, तो V5 इंक्रीज कर रहा था, तो उसको वापस उसकी वैल्यू पे लाने के लिए ये ऊपर वाले 4 स्टेप जो है ये रिवर्स हो जाएंगे। जहाँ पे डिक्रीज है वहाँ इंक्रीज हो जाएगा। पहला स्टेप में जहाँ डिक्रीज है फील्ड रेजिस्टेंस है वहाँ इंक्रीज हो जाएगा, उससे बाकी सारे कॉरस्पॉन्डिंग जो है ना इंक्रीज की जगह डिक्रीज आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगले पेज पे आ जाओ। अगले पेज पे ये जो एग्जाम्पल 5.3 है, बेसिकली ये 4.3 है। 4.3 ये काफ़ी लंबी जो है वो एग्जाम्पल है, और ये हम करेंगे इसमें। और इसकी मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ, उसके बाद बारी बारी हम इसको कर लेते हैं। अच्छा, a 480 volt 50 hertz Y connected 6 pole synchronous generator has per phase synchronous reactance of 1 ohm. Its full load armature current is 60 ampere at 0.8 power factor lagging. This generator has friction and windage losses of 1.5 kilowatt and pole losses of 1 kilowatt at 60 hertz at full load। ठीक है, एक चीज देखना कि इसने 50 हर्ट्ज शुरू में दिया हुआ है और यहाँ पे 60 हर्ट्ज बताया हुआ है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है, यहाँ पे एक दफ़ा 50 हर्ट्ज आएगा, एक दफ़ा 60 हर्ट्ज आएगा। सिंस द आर्मेचर रेजिस्टेंस इज बीइंग इग्नोर्ड, assume that I square R losses are negligible, ठीक है। The field current has been adjusted so that the VT is 480 volt at no load, ठीक है। अब ये इसके 5 पार्ट्स हैं A B C D E, ठीक है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ दिस जनरेटर, ये पहला पार्ट है। व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द जनरेटर इफ फॉलोइंग आर ट्रू, अगर इफ लोडेड विद रेटेड करंट एट 0.8 पावर फैक्टर लीडिंग लैगिंग, पहला लैगिंग है, दूसरा यूनिटी पावर फैक्टर है, तीसरा 0.8 पावर फैक्टर लीडिंग है, ठीक है। व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ दिस जनरेटर रेटेड करंट एंड 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग, हाउ मच शाफ्ट टॉर्क मस्ट बी अप्लाइड बाय द प्राइम मूवर एट फुल लोड, हाउ मच इज द इंड्यूस्ड काउंटर टॉर्क, ठीक है। पार्ट ई है, व्हाट इज द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ दिस जनरेटर एट 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग, यूनिटी पावर फैक्टर एंड 0.8 पावर फैक्टर लीडिंग, ठीक है। ये स्टेटमेंट पढ़ लिया, बारी बारी इसके पार्ट जो है ना मैंने हाईलाइट किया हुआ है, पहले पार्ट ए कर रहे हैं तो मैंने ए लिख के उसको ए को हाईलाइट किया हुआ है, ठीक। अच्छा, अब देख लो जी, स्पीड ऑफ द रोटेशन ऑफ इज इन रेवोल्यूशन पर मिनट इज गिवन बाय फॉलोइंग रिलेशन, एफ इज इक्वल टू एन पी ओवर 120 से ये रिलेशन है। इधर से एन की वैल्यू निकालनी है तो एन को एक तरफ रख के 120 एफ पी ओवर पी कर देंगे, तो एन जो है वो 120 एफ पी ओवर पी हो जाएगा। तो यहाँ पे एफ की वैल्यू 50 हर्ट्ज करनी है, और पोल्स जो है वो 6 पोल्स गिवन है, ऊपर स्टेटमेंट के अंदर देखो तो 6 पोल्स गिवन है, तो 100 रेवोल्यूशन पर मिनट आएगा, ठीक है। इसी को रेडियन पर सेकंड में अगर करना है 1000 रेवोल्यूशन पर मिनट आ रही है, ठीक है। तो रेडियन पर सेकंड में करना है तो 1000 को 1 मिनट ओवर 60 सेकंड और 2 पाई ओवर रेडियन ओवर 1 रेवोल्यूशन से अगर मल्टीप्लाई कर दें, ये चैप्टर 1 में भी हमने किया था इस तरह का, तो 104.7 रेडियन पर सेकंड जो है ये स्पीड रेडियन पर सेकंड में आ जाएगी। ये पार्ट ए हो गया। पार्ट बी पे आ जाओ अगले पेज पे। पार्ट बी के 3 पार्ट हैं, अगर आप देखो तो पार्ट बी के 3 पार्ट हैं, B1 B2 B3। एक 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग के लिए, एक यूनिटी पावर फैक्टर के लिए,
और एक 0.8 पावर फैक्टर लीडिंग के लिए। अब एक चीज़ का ध्यान रखना कि पॉइंट जो ये जो है ना, एक मिनट में अगले पेज पे जा रहा हूँ। ये जो पार्ट बी है ना, इसके लिए फेजर डायग्राम ड्रा करनी पड़ेगी। तो ये फेजर डायग्राम गिवन भी हो सकती है, और जो है ये वाला पार्ट वैसे आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फेजर डायग्राम जो है वो गिवन अगर है तो, या खुद ड्रॉ करनी है। इसमें मैं आपको समझा देता हूँ पार्ट बी को। अगर आप ये ज्यूम कर लो कि फेजर डायग्राम आपको गिवन है, ठीक है। अच्छा, तो पहला केस जो है, द जनरेटर इज लोडेड विद 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग, द रिजल्टिंग फेजर डायग्राम इज शोन बिलो। ईए जो है वो 277 वोल्ट कैसे लिखा हुआ है, ये ईए 277 वोल्ट, और डायग्राम में भी देखो 277 वोल्ट, ये जो गिवन। अगर आप वापस क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे आ जाओ ना, वापस आ जाओ, तो ये 477 कैसे आता है, ये जो गिवन वोल्टेज है ना, 480 वोल्ट ये वाला, इसको √3 से डिवाइड करो तो 277 आता है, ठीक है। तो ये जो है ना 277 वोल्ट इस तरह आ रहा है, ठीक है। तो ये V5 एक्सेस आई है। अच्छा, अब इसमें डायग्राम को देखो तो ट्राइंगलों से आपको पता चलेगा कि ये बाहर वाली ट्राइंगल है, नीचे V5 प्लस एक्सेस आई है साइन थीटा, इस ये दोनों मिला के इसकी बेस कंप्लीट होगी इस ट्राइंगल की, ये दोनों मिला के। और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो एक्सेस आई है कॉस थीटा है, ठीक है। ये पाइथागोरस थ्योरम से ये, ठीक है। तो ए स्केयर इज इक्वल टू सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर जो होता है ना, वो लगाया हुआ है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। उससे जो है इसमें सिर्फ V5 अननोन है, बाकी सब कुछ नॉन है। ये जो है, अब इस पूरी इक्वेशन के अंदर अगर आप देखो तो ये भी नॉन है, एक्सेस आई है साइन थीटा भी नॉन है, और एक्सेस आई है कॉस थीटा भी नॉन है, और सब कुछ नॉन है, और एंगल ये गिवन है। तो सिर्फ ये V5 अननोन है, तो उससे V5 आ जाएगा। जब V5 आ जाएगा उसके बाद VT इक्वल टू √3 V5 करके ये 410 वोल्ट जो है, ये आपका टर्मिनल वोल्टेज आ जाएगा, ठीक है। तो पहला केस ये हो गया। बिल्कुल इसी तरह दूसरा और तीसरा केस कर लेना है। दूसरे केस में भी आपको फेजर डायग्राम गिवन होगी। ये स्केयर प्लस V5 प्लस एक्सेस आई स्केयर है, इधर से सबकी वैल्यू पुट कर देनी है, ई ए की, एक्सेस आई ए की, और इधर से आपके पास V5 आ जाएगा, बिल्कुल पहले केस की तरह। अगले पेज पे आ जाओ, ये यहाँ पे V5 आ जाएगा, और VT √3 V5 करके ये 468 वोल्ट टर्मिनल वोल्टेज आ जाएगा। इसी तरह 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग वाले केस में करना है, ये आपको फेजर डायग्राम गिवन है। और इसके अंदर एक छोटी सी, इसमें और पहले केस में क्या डिफरेंस है कि इसमें जो है ना ये V5 माइनस, इसमें जो V5 है ना, ये बेस है इतनी, एक मिनट, ये इतनी बेस है। तो V5 माइनस एक्सेस आई है साइन थीटा करेंगे, यहाँ पे माइनस का साइन आ रहा है, ठीक। और पहले में प्लस आ रहा था, इसमें माइनस आ रहा है, ठीक है, पहले केस में। तो ये स्केयर प्लस V5 माइनस एक्सेस आई है साइन थीटा स्केयर प्लस एक्सेस आई है कॉस थीटा स्केयर। उसी तरह सिर्फ V5 अननोन है, बाकी सब कुछ नॉन है, तो V5 जो है वो आ जाएगा, नीचे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, V5308 आएगा, फिर V टर्मिनल हम लोग 3 V5 करेंगे तो 535 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद पार्ट सी है। ये पार्ट बी के 3 केसेस है, ये हो गए। पार्ट सी में पहले एफिशिएंसी निकालनी है मेरे ख्याल में, इसमें पहले आउटपुट निकालेंगे। आउटपुट ऑफ द जनरेटर है 60 एम्पेयर एंड 0.8 पावर फैक्टर लगेंगे। पी आउट इज इक्वल 3V5 आई ए कॉस थीटा। तो जो है ये लैगिंग पावर फैक्टर पे पहले आपका जो V5 था वो 236.8 था, ये ऊपर वाले केसेस में आप देख लोगे। फिर ऊपर वाले 3 केसेस किए हैं ना, उसमें लैगिंग वाले केस के अंदर जो V5 था वो 236 आया था। तो ये जो फार्मूला है इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे, और 34.1 किलो वाट जो है ये आउटपुट पावर आती है। इसमें पार्ट सी में मेरे ख्याल में एफिशिएंसी निकालनी है, तो पहले पी आउट निकाल लिया, फिर पी इन निकाल लिया। पी इन जो है वो पी आउट प्लस लॉसेज होते हैं। तो ये जो फार्मूला अगर आप देख रहे हो ये वाला, तो पी इन इजिकल टू पी आउट प्लस लॉसेज। पी आउट हम पीछे निकाल चुके हैं 34.1 किलो वाट, उसके अंदर लॉसेज ऐड करेंगे तो ये पी इन आ जाएगी, और एफिशिएंसी जो है वो पी आउट ओवर पी इन करके, तो ये एफिशिएंसी 93.2% आ जाएगी, ठीक है। ये पार्ट सी हो गया। अच्छा, अब पार्ट डी पे आ जाओ। पार्ट डी जो है वो क्या, टॉर्क निकालना है। पी इन इजिकल टू टॉप लाइट इंटू मेगा एम होता है। टॉप लाइट जैसे पी इन ओवर ओमेगा एम हो जाएगा, और पी इन ऊपर निकाली हुई है हमने 36.6 किलोवाट, और ओमेगा एम जो है ये राइट साइड को 60 हर्ट्ज पे निकाली हुई है। एफ इज इक्वल टू एम पी ओवर 120, ओमेगा एम है 60 हर्ट्ज पर, कैसे निकालेंगे, एम इज इक्वल टू 120 एफ पी ओवर पी
ये 1200 आएगा, इसको ओमेगा में कन्वर्ट कर लेंगे 1 मिनट ओवर 60 सेकंड 2 पाई ओवर 1 रेवोल्यूशन से 125.7 रेडियन पर सेकंड आएगा। इसमें देख लो यहाँ पे 60 हर्ट्ज के लिए ओमेगा एम निकाली हुई है, तो ये ओमेगा एम जो है ये आप यहाँ पे पुट कर दोगे यहाँ पे, तो ये टॉप साइड आपके पास 291.2 न्यूटन मीटर आ जाएगा। और काउंटर टॉर्क जो निकालना है, पी कन्वर्टेड इक्वल टॉ इंड्यूस इनटू ओमेगा एम, जैसे टॉ इंड्यूस की वैल्यू आ जाएगी पी कन्वर्टेड ओवर ओमेगा एम। पी कन्वर्टेड जो है वो पी आउट के इक्वल ही होती है, ठीक है। तो पी आउट की वैल्यू ले लेंगे, ऊपर हमने पी इन ली थी, इधर पी आउट लेंगे, ठीक है। ये पी आउट की वैल्यू ले ली डिवाइडेड बाय वही जो ओमेगा एम की वैल्यू है 125.7, तो 271.3 न्यूटन मीटर जो है ये काउंटर टॉर्क आ जाएगा। ये पूछा हुआ था पार्ट बी में। उसके बाद वोल्टेज आखिरी पार्ट पार्ट ई जो है ये वोल्टेज रेगुलेशन का है। इसमें वोल्टेज रेगुलेशन तीनों पावर फैक्टर के लिए निकालनी है, लैगिंग 0.8 लैगिंग के लिए, यूनिटी के लिए और 0.8 लीडिंग के लिए। तो ये अच्छा एक चीज़ का ध्यान रखना, 480 वोल्ट जो गिवन नो लोड वोल्टेज है ये वी नो लोड, और वी फुल लोड जो है ना, आपने वो जो पार्ट बी के 3 केसेस किए हैं, तीनों केसेस के एंड पे हमने जब √3 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर निकाला था ना वी टी का, ये वो वाले वोल्टेज है। पहले में 410 था, दूसरे में 468 था पार्ट बी में, और तीसरे में 535 वोल्ट था। तो वी फुल लोड जो है वो लेना है, और आगे वो फार्मूला लगा के तो जो है वो वी नो लोड माइनस वी फुल लोड ओवर वी फुल लोड इंटू 100 से, पहले में 17.1% आती है, दूसरे में 2.6% आती है, और तीसरे में लीडिंग पावर फैक्टर में नेगेटिव आती है -10.3% जो है वो नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन आती है, ठीक है। अच्छा अब ये लास्ट पेज था, तो यहाँ पे लेक्चर नंबर 14 जो है वो ख़त्म हो रहा है, और इसको हम ख़त्म करते हैं। वो एग्जांपल 4.2 जो थी, जो लेक्चर नंबर 13 के एंड पे थी, वो हम अगले केस में डिस्कस करते हैं। उसको मैं ऐसे आपको असाइनमेंट भी दे सकता हूँ। तो जो पेज लेक्चर नंबर 13 के एंड वाले पेज पे एग्जाम्पल 4.2 की सिर्फ स्टेटमेंट लिखी हुई थी, तो उसको हम जो है ना क्लास में डिस्कस कर लेंगे, वो मैं आपको करने के लिए दे सकता हूँ। इसमें इस लेक्चर में हमने एग्जाम्पल 4.1 और 4.3 सॉल्व की है, तो 4.2 जो है ना वो मैं आपको सॉल्व करने के लिए दे सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये लेक्चर खत्म हो रहा है। थैंक यू।